जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ये 2 सीटें हैं बडगाम और नगरोटा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आज घोषणा की है। और जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र है वहां से देवयानी राणा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और स्वाभाविक तौर पर उनके निवास स्थान पर इनके समर्थक आए हैं, इनका अभिनंदन किया जा रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं। देवयानी राणा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपको टिकट मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवयानी राणा जी, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जो है, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो आपके पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जो है सबसे बड़े मार्जिन से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जीते थे। क्या उम्मीद है आपको कि जो जन समर्थन और जो उन्हें प्रेम नगरोटा की जनता से मिला था, क्या आपको वो मिलेगा? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, एक कर्मठ और दूरदर्शी पार्टी है, उसका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। खास तौर पर हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी प्रेसिडेंट हमारे जेपी नड्डा साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी का, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, और हमारे माननीय श्री श्यामलाल शर्मा साहब का और श्री भारत भूषण साहब का, कि जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ खड़े हैं। जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट मार्जिन के साथ जीती थी, हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज है इधर लहराएगा और बहुत बड़ी बहुमत से हमें जीत हासिल होगी। तो आपको पूरा विश्वास है कि जो जन समर्थन उनको मिला वो आपको भी मिलेगा? देखिए, हमें 11 महीने हो गए हैं, हम नगरोटा के घर घर गए हैं, गांव-गांव गए हैं, पंचायत गए हैं, और ऐसा एक कोई घर नहीं रहा है जहां हमें लगे कि हम किसी पराये के घर में गए हैं। लोगों ने हमें गले लगाया है, हमारे सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, और हमें उम्मीद है कि पिछले 11 महीनों में जितना हमें आशीर्वाद मिला है वो ही आशीर्वाद बना रहेगा, और आगे आने वाले कुछ दिनों में उसका आपको एक प्रदर्शन भी दिखेगा। देवयानी जी, देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं वो नगरोटा से जीत कर आते थे, और हमेशा से सभी सहमत हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, वो सहमत थे कि ग्रास रूट पे उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती थी, कि ज़मीनी स्तर के नेता थे, और उन्होंने जो लेगेसी रखी है उसको आगे बढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आप उनकी पुत्री है, लेकिन आप ये मानते होंगे कि आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो कुछ कार्य बचे हैं, जहाँ जो उनका विजन था उसको आगे बढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण है? राणा साहब की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। आज भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको याद करके रोते हैं, और हमें पता है कि राणा साहब की जैसे एक धरोहर है, एक बरगद का पेड़ है, उसकी छाँव में रहना, उसकी छत्रो छायों में रहना हम सबको बड़ी देर की आदत थी। अब हम जिस तरह से चले हैं, हमने सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, उन्होंने हमारा हाथ थामा है, और एक नई पहल हमने की है, क्योंकि जब राणा साहब के आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमसे ये वादा लिया था कि ये मेरी शायद मैं वापस ना जा पाऊँ, और आपने मुझे वादा करना है कि मैंने जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार के साथ वादा किया है वो पूरा होना चाहिए, और जिस तरह से ये मेरा पूरा परिवार है, इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और राणा साहब और मेरा रिश्ता हमेशा से ऐसा ही था, अगर वो कोई चीज़ बोल देते थे तो वो एक लकीर बन जाती थी हमारे लिए, और हम तब तक नहीं सोते थे, जब तक सांस तक भी नहीं लेते थे, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता। हम इस कार्य पर कर्मठ हैं और निष्ठापूर्वक ये कार्य करेंगे कि ना सिर्फ जिस तरीके से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे परचम लहराया था, पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे कि पूरे भारत देश में जो विकसित भारत की पहल की गई है, एक विकसित नगरोटा और एक विकसित जम्मू कश्मीर भी उसमें अपना योगदान देगा। देवयानी जी, ये काफ़ी भावनात्मक प्रश्न होगा आपके लिए, जैसे कि आपने अपने पिताजी का जो है जिक्र किया, आखिरी पलों में आप उनके साथ थे, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया? हालांकि आपके लिए काफ़ी भावनात्मक होगा, लेकिन अगर आप कुछ उस पर बता सकें। देखिए, राणा साहब हमेशा कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर उनका घर है, नगरोटा का हर परिवार उनका परिवार है, और अंत के कुछ दिनों में भी उनको, मुझे नहीं पता कि अंत में एक इंसान के दिमाग में क्या क्या जाता है, दिल में क्या क्या गुजरती है, पर राणा साहब ने अपनी बुलंद आवाज़ में
सिर्फ यही हमें एक बात बोली, हमसे ये वादा लिया कि ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार के साथ मैंने बहुत सारे वादे किए हैं और इनको कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो ही वादे के तहत आज हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने हैं और हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने जो राणा साहब के साथ, जो राणा साहब ने हमसे वादा लिया था, उस पर खरे उतरने का पहला जो कदम है आज ले रहे हैं। दिव्यानी जी, आज जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जो समाचार आया, जो प्रेस विज्ञप्ति आई और उसमें आपका नाम आया, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से आपको मैंडेट मिला, यानी कि आपको पार्टी की तरफ से जो टिकट मिला है, अभी तो चुनाव होगा, आपको लोगों के मैंडेट लेना है, जीतना है। जब आपको ये टिकट की घोषणा हुई, क्या भाव उस समय मन में चल रहा था, क्या थॉट्स चल रहे थे? जी, हमने सबसे पहले जाकर श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब की जो हमने फ़ोटो लगाई है वहाँ मत्था टेका। हमने हमारी ही पूजा में उनकी रखी है, तो हमने माता रानी के सामने मत्था टेका और हमने कहा कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इंसान को राणा साहब के साथ लगाव था, उनके साथ अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी, तो हम हर उम्मीद पे खरे उतरे और जो राणा साहब के साथ वादा किया था उस पे खरे उतरे। हमने माता रानी से आशीर्वाद लिया और फिर जब हम हमारे सारे जो ये भाई हैं, बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम नीचे आए, तो इन्होंने बहुत खुशी से हमें गले लगाया, ढोल नगाड़े बजाए और हमें बस राणा साहब की ही झलक इन सब में दिखती है। जब ये हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें लगता है राणा साहब दे रहे हैं, तो हमारे लिए उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जैसे बड़े दिन पर भी उन्होंने हमारा सहयोग दे रहे हैं। दिव्यानी जी, अगर आप चुनकर आती हैं, आप विधायक बनती हैं, तो नगरोटा के लिए आपका क्या विजन रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या वो क्षेत्र है जहां पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? अगर नगरोटा के लोग इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या आप उनको विश्वास दिलाएंगी और आपका क्या एजेंडा रहने जा रहा है? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारी यहाँ 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत की अपनी एक यूनिक टोपोग्राफी है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूनिक नीड्स हैं। तो हमने पिछले 11 महीने में ये किया है कि हम घर घर गए हैं, गांव-गांव गए हैं और ये हमने समझा है कि हर पंचायत में क्या ज़रूरतें हैं। ख़ास तौर पर 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके तहत हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा और दूसरा जो बाढ़ की परिस्थितियां यहाँ बनी। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए और राणा साहब ने जो विजन रखा था नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, इन दोनों को एक साथ जोड़कर हमने इसका मिश्रण बनाकर ये पहल की है कि जहाँ जहाँ जो ज़रूरतें हैं वो कमी पूरी की जाएगी, जहाँ जहाँ अगर लोगों के उत्थान में कोई कमी रही है उसमें करेंगे और उसका पहल हमने शुरू भी किया है। हमारी उम्मीद है हमारे बड़े बुजुर्ग, खासतौर पे हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा वर्ग और हमारे जो किसान वर्ग हैं, उनके लिए हमने काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, उसका शुरू कराया है ग्राउंड लेवल पर और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं कदम से कदम जुड़ता है तो सफ़र बनता है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से नगरोटा का उत्थान जो होगा वो घर घर से उत्थान होगा। दिव्यानी जी, आपके पिताजी ने भी इस बात की जो है समय समय पे मांग रखी थी कि जो माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है वो पारंपरिक मार्ग से हो, यानी कि जो पहला दर्शन कोल कंडोली है वहाँ से शुरू हो और ये यहाँ की जनता, जो नगरोटा की जनता है, उनके लिए काफ़ी भावनात्मक बात है, जम्मू संभाग की जनता के लिए भावनात्मक बात है कि जो पारंपरिक रास्ता है वहीं से होनी चाहिए। तो इस दिशा में आप क्या करने जा रहे हैं? हम आपको बताएंगे कि कुछ महीने पहले हमने ये जो 26 किलोमीटर का रास्ता कोल कंडोली माता मंदिर से ओली माता मंदिर पैदल तय किया था। एक पद यात्रा निकाली थी राणा साहब की याद में और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राचीन मार्ग है श्री माता वैष्णो देवी जी का, वो राणा साहब के दिल के बहुत करीब एक प्रोजेक्ट था और हमें उम्मीद है, इसका कार्य चल रहा है, इसकी जो सड़क है वो बन रही है और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग के साथ जो पुराने वहाँ पर मंदिर हैं उनकी भी रेस्टोरेशन की जाएगी और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखी जाएगी कि वहाँ पर और क्या क्या किया जा सकता है, जिससे जो लोकल कम्युनिटी हैं जो रास्ते में आती हैं उनको भी एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले, जिसके तहत वो अपने घर भी जो हैं इस प्राचीन मार्ग के जरिए चला सकते हैं। हम जानते हैं कि जो राणा साहब हैं वो माता के भक्त होते थे, शिव भक्त कहते थे उन्हें हम, क्योंकि जब भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती थी तो जो पहला जत्था रवाना होता था वहाँ जब झंडी दिखाई जाती थी वो उस समय उपस्थित रहते थे और बड़े ही धार्मिक भाव से वो यात्रियों का स्वागत करते थे। वो शिव भक्त थे, माता के भक्त थे, साथ ही में वो हमेशा बल देते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए समूचे जम्मू कश्मीर में, समूचे देश में। और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो हैं बड़ी प्यार से एक
एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब किस तरह से उन्होंने माता की जो भेंटें गाई हैं, घर घर में अभी भी गाई जाती हैं। तो जो धार्मिक ताना बाना है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको कैसे मजबूत करेंगे और उस पर आप नगरोटा की जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का धरोहर ही है सबका साथ सबका विकास, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब इसके ऊपर पूरा अमल करते थे और उस पर पूरा खरे उतरते थे। और उन्होंने कभी भी किसी को भी अगर वो देखते थे, वो उसको इंसान के तौर पे देखते थे, हर किसी को गले लगाते थे और हर समुदाय की क्या ज़रूरतें थीं उसके ऊपर उनकी क्या आकांक्षाएं अपेक्षाएं थीं उस पर खरे उतरते थे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम पिछले 11 महीने में चले हैं, जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई घर नहीं था जहां हमें लगे कि हम किसी पराये के घर में जा रहे हैं। हमें लगा हम अपने परिवार के घर जा रहे हैं। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर सदस्य हमारा परिवार का बड़ा है। हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी हैं, हमारी बुआ हैं, चाचा हैं, ताए हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और इस पूरे परिवार ने हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। और हम इन सब के आगे बहुत बहुत नमन करते हैं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और हर घर से हमें आशीर्वाद मिला। तो आपको पूरा विश्वास है कि नगरोटा के जो लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपको पूरा समर्थन देंगे? जी, जब चुनाव की घोषणा होती है तो हम अपनी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि ये समुदाय ऐसे वोट करेगा, ये समुदाय ऐसे वोट करेगा। मुझे लगता है आज नगरोटा का हर सदस्य, नगरोटा का हर मतदाता दिल से वोट करेगा और उसी के लिए वोट करेगा जिससे उन्होंने पहले भी जिस तरह से राणा साहब को हाईएस्ट मार्जिन से जिताया था, एक बार फिर जिस तरीके से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट लाई थी, एक बार फिर ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट आएगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी। आप एक युवा चेहरा हैं, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जम्मू कश्मीर इकाई हैं उसकी उपाध्यक्ष भी हैं आप। तो नगरोटा अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो युवा वर्ग है उनके लिए आपका क्या आगे विजन रहने जा रहा है, क्या आप करने जा रहे हैं? क्योंकि नगरोटा जो है हम देखते हैं दंगल होते हैं, वहाँ पर खेल कूद में युवा काफ़ी उत्साह दिखाता है। तो क्या स्टेडियम बनेंगे, क्या विजन रहेगा आपके युवा वर्गों के लिए ताकि वो एंगेज रहें अच्छी एक्टिविटीज़ में? और साथ ही में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों में, चाहे नगरोटा विधानसभा क्षेत्र भी हो। तो आगे जो बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने के जो अवसर मिलने चाहिए, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जब एक नेता मैदान में उतरता है, मेरा मानना यह है कि उसका कर्तव्य बनता है कि वो एक 360 डिग्री व्यू ले। तो जहां हमारे युवा जो हैं स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे और बड़े सारे युवा हैं जिनको प्राइवेट जॉब्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है, और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। और कुछ आर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे कलाकार भी हैं। हमें बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत गर्व महसूस होता है कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ ज़मीन पे ग्राउंड में उतरे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए, जो अगस्त 2025 में जिसकी पहल की गई है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी योजनाओं को बाकी सारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से जोड़कर जब ज़मीनी स्तर पे उसकी एक 100% जो उसकी लागू किया जाएगा, तो जैसे मैंने कहा, हर घर का उत्थान होगा, हर वर्ग का उत्थान होगा। और आगे बढ़ते बढ़ते युवाओं के काफ़ी सारे सजेशंस हमने लिए हैं पिछले कुछ महीनों में। हमें पूरा यकीन है कि कुछ उसमें से अमल भी हुए हैं। और एक, जैसे मैंने कहा, अगर बच्चों को कहीं एक पंचायत में किसी ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है या किसी और पंचायत में किसी कोचिंग सेंटर की रिक्वायरमेंट है, तो मिलजुल कर आहिस्ता आहिस्ता करके हम वो जो है परिवर्तन लाएंगे। एक और विषय, काफ़ी गंभीर विषय है, युवा वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो कई युवा हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, वो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। और इस दिशा में आप क्या करेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का भविष्य हैं, ये इस लत में ना पड़े, या अगर कोई इसमें आ चुके हैं उनको वापस कैसे लाया जा सके, मुख्य धारा में कैसे उनको वापस लाया जा सके? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, काफ़ी गंभीर विषय है। तो इसके लिए भी एक आपके लिए एक बड़ी चुनौती होने जा रही है कि इस विषय पर आपको कार्य करना होगा। और चूँकि आप खुद स्वयं एक युवा चेहरा है, तो इस पर आपकी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है। जी, देखिए, ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ एक सिंगल लाइन मैटर नहीं है, एक लीनियर मैटर नहीं होता। जब भी बच्चा कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको वहां तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पर क्या चल रहा है, उनकी संगति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सबको एक जायज़ा लेकर फिर हमने देखना है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो
ड्रग्स है और सब्सटेंस अब्यूज़ है उसकी बढ़ोतरी कर रहा है हमारे यूथ में, और हमने देखना एक सामाजिक तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है इसमें हम काफ़ी बारी जो स्टेक होल्डर है वो युवा को ही रखते हैं। इसमें इस समस्या के समाधान का स्टेक होल्डर जो है वो सोसाइटी का हर वर्ग और हर इंसान है। हमें मिलजुल कर अपने युवाओं की मदद करनी है। उनकी जो एनर्जीज़ हैं, खासतौर पर एक छोटी उम्र में, मैं तो कहती हूँ कि जो ये सब बातें होती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, शायद उनको ये पसंद ना आए मेरा कहना, पर बड़ी छोटी छोटी उम्र में बच्चों को पता होता है कि दुनिया की रियलिटी क्या है। खास तौर पर आजकल आप देखें मोबाइल पर 3-4 साल के बच्चे को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है, उसको पता है वॉरफेयर क्या है, तो उसका क्या मानसिक प्रभाव उस बच्चे पे पड़ रहा है। हमें बड़े ध्यान से देखना है कि अगर 4 साल के बच्चे को पता है कि गोलीबारी हो रही है बाहर, तो उसको हमें उसकी मानसिकता को देखना है, उसको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट देनी, एक पारिवारिक सपोर्ट देनी है। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, जब परीक्षा पे चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब बस्ता लेकर बच्चा घर आता है तो वो किससे बात करे। हम जब स्कूल से वापस आते थे तो हमें आज भी याद है, अगर राणा साहब के पास समय नहीं भी होता था तो रात के 2 बजे भी आते थे, तो आवाज़ सबको देते थे और सबको टेबल पे बिठाते थे, डाइनिंग टेबल पे, कहते थे आइए मेरे साथ खाना खाइए और बताइए मुझे आपकी दिन में आज क्या हुआ। और उनके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती थी और कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती थी, और वो हमारा मार्गदर्शन करते थे। वैसे ही हमें एक तरह से वो डाइनिंग टेबल का जो रिवाज है वो वापस लाना है। आप बच्चों से बात करिए, हम अपना खाना भी एक मोबाइल के सामने, दूसरा कोई दूसरे मोबाइल के सामने, हम एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ की जो प्रॉब्लम है उसमें कई और कड़ियाँ जुड़ती हैं, और उस सबको, इस मसले का जो समाधान है वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही होगा। दिव्यानी जी, एक आखिरी सवाल। लोकतंत्र है, स्वाभाविक तौर पर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, आपके खिलाफ कई उम्मीदवार भी उठेंगे, विरोधी दलों से भी उठेंगे, और हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो कि इच्छुक थे नगरोटा से चुनाव लड़ने के लिए। तो जो आपके जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएंगे, या आपकी पार्टी में भी जो कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपके विचार ना मिलते हो या कुछ डिफरेंसेस हो, कैसे रीच आउट करेंगे आप? क्योंकि जब विकास होता है वो पक्ष विपक्ष साथ में सबको एक साथ लेकर ही होता है, तो उस दिशा में आप क्या कदम उठाएंगे कि जो आपके विरोधी भी हैं उनको भी एक साथ लेकर आप आगे चलेंगे? सबसे पहले तो हम घर की बात करेंगे। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ा परिवार है, और ये सारे हमारे परिवार के जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने जब भी हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है, बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दिया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि हमने पहले भी सबसे आशीर्वाद लिया है और हमें आशीर्वाद मिला है और आगे चढ़कर भी मिलेगा। रही बात बाकी सियासतदान की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हम सबको ये न्योता देते हैं कि आप आइए, मैदान में उतरिए, अपना पक्ष रखिए लोगों के सामने। पर हम ये भी कहेंगे, जैसे मैंने पहले बात शुरू की, कि ये घर की बात है, तो घर की बात यही है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट भाजपा की थी, ये भाजपा की ही रहेगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक लोकतांत्रिक स्पिरिट में जो आपके खिलाफ जो दूसरे उम्मीदवार उठेंगे, क्या आप उन्हें शुभकामनाएं देंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो नगरोटा का मतदाता देता है, और ये नगरोटा का मतदाता जो है 11 नवंबर को ये जवाब देगा। दिव्यानी जी, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिव्यानी राणा, जो कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, और इन्हें पूरा विश्वास जताया है कि इनको वहां पर जन समर्थन मिलेगा और नगरोटा से विधायक के रूप में चुनी जाएंगी। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।